जय हिंद। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको जीडीपी समझाया है, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी और जैसे इनकम समझाया। तो हमने आपसे बताया था कि हम इकोनॉमी के कुछ बेसिक टर्म शुरू करेंगे। तो आज शुरू करते हैं, इन्फ्लेशन समझाने का प्रयास करेंगे और डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। ठीक, तो शुरू करते हैं इन्फ्लेशन। तो आज आप लोग क्या पढ़ाएंगे? हम इन्फ्लेशन पढ़ाएंगे और डिफ्लेशन पढ़ाएंगे, डिसइन्फ्लेशन पढ़ाएंगे, इसको मुद्रास्फीति कहते हैं, इसको मुद्रा संकुचन कहते हैं या अपस्फीति कहते हैं। इसको अविस्फीति कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति जो होती है, ये जब वस्तुओं और मूल्य में, जब वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की दशा जो होती है, ये मुद्रास्फीति कहलाती है। तो हमने बताया कि वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में जो निरंतर बढ़ोतरी की दशा होती है, ये मुद्रास्फीति कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी होती है और रुपए की क्रय क्षमता, रुपए की क्रय क्षमता में निरंतर कमी उत्पन्न होती है। तो वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी जब उत्पन्न होगी तो मुद्रा रुपए की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न होगी। तो अब इसको क्रय क्षमता का मतलब समझना होगा क्या होता है। जैसे पहले कोई वस्तु 10 रुपये में मिलती थी, ठीक, अब वही वस्तु 15 रुपये में मिलने लगी। अब वही वस्तु 15 रुपये में मिलने लगी। तो पहले वस्तु कोई 10 रुपये में मिलती थी, अब वही वस्तु 15 रुपये में मिलने लगी। तो क्या हुआ कि मुद्रा की क्रय क्षमता में हमारी कमी उत्पन्न हुई। ठीक, अब वही वस्तु अगर जो 5 रुपये में मिलने लगती तो हमारी मुद्रा की क्रय क्षमता जो होती वो बढ़ जाती। ठीक है, अब लेकिन वही वस्तु जब 15 रुपये में मिलने लगी तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद ये 20 रुपये में मिलने लगी। तो क्या हो, इससे क्या होगा कि हमारी मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न होती है, दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो क्या होता है कि मुद्रास्फीति से क्या होता है, मुद्रास्फीति से जो ऋणी होता है, मुद्रास्फीति से जो ऋण देने वाला होता है, ऋण देने वाला, मुद्रास्फीति से जो ऋण देने वाला होता है, इसको हानि होती है। और जो ऋण लेने वाला होता है, और जो ऋण लेने वाला होता है, इसको लाभ होता है। ये कैसे पता होगा? देखो क्या होता है कि अगर माना ए जो है बी को 500 रुपये उधार देता है, तो कोई वस्तु इस समय प्रेजेंट टाइम में 500 रुपये की मिल रही है। ठीक, और जो ए जो है बी को 500 रुपये उधार देता है और 5 महीने के बाद में ये जो बी है इसको 500 रुपये लौटाता है। जब ये 500 रुपये लौटाएगा तो पहले वह वस्तु जो ए ने जब जिस समय बी को ऋण दिया था 500 रुपये का, तो एक वस्तु 500 रुपये में मिल जाती थी। लेकिन जब 5 महीने के बाद उसको जब वापस किया तो वो वस्तु 500 रुपये की ना होकर 550 रुपये की हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो ऋण दिया था उसको हानि हुई और जो ऋण लिया था उसको लाभ हुआ। ठीक, तो मुद्रास्फीति समझ में आया। और मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है? मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार तो क्या होती है? एक होती है मांग जनित मुद्रास्फीति, एक होती है लागत जनित मुद्रास्फीति, एक होती है संरचनात्मक मुद्रास्फीति, एक होती है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो जो मांग जनित मुद्रास्फीति होती है, जब क्या होता है कि जब आपूर्ति
जब आपूर्ति कम हो जाए और मांग ज़्यादा हो जाए। भाई जब आपूर्ति कम हो जाती है और जब मांग ज़्यादा हो जाती है, भाई माना कोई वस्तु एक वस्तु है, इसको खरीदने वाले 20 लोग हैं, तो इसका क्या होगा, इसका मूल्य बढ़ जाएगा, तो मुद्रास्फीति बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो क्या होगा कि मांग जनित मुद्रास्फीति। और फिर क्या होता है कि लागत जनित मुद्रास्फीति। तो जब वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन कर रहे होते हैं तो उत्पादन की प्रक्रिया में जो निवेश कभी कभी क्या होता है, बढ़ जाता है। खर्चे जो होते हैं ये बढ़ जाते हैं। जब खर्चे बढ़ जाएंगे तो जब उत्पादक वस्तु को बेचेगा तो यह महंगी दर पर बेचेगा, ठीक है, तो यह लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। और संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होती है कि जब संरचनात्मक कारणों से, जैसे क्या हुआ कि भंडारण की सुविधा नहीं है, परिवहन की सुविधा अच्छी नहीं है, तो आपूर्ति तो हुई, क्या हुआ कि आपूर्ति तो हुई, लेकिन इस आपूर्ति को जो जिन लोगों को आवश्यकता है उनको सही समय पर जब नहीं पहुंच पाता है, वस्तुएं जब सही समय पर नहीं पहुंच पाती हैं, तो किस कारण नहीं पहुंच पाती हैं? क्योंकि परिवहन की अच्छी सुविधा ना होने के कारण, भंडारण की अच्छी सुविधा ना होने के कारण, ठीक है, जब इसके कारण तो क्या होता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी उत्पन्न होती है, तो इसी को संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक, तो हमने ये बता दिया। अब क्या होता है कि इन्फ्लेशन में जब रुपये की क्रय क्षमता जब शून्य हो जाती है तो उसको प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है। जब रुपये की क्रय क्षमता शून्य हो जाती है तो उसको प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है, प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है। जैसे क्या हुआ कि अब 10 पैसे का यूज नहीं होता है, 20 पैसे का प्रयोग नहीं होता है, 25 पैसे का भी प्रयोग नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि जो 50 पैसे का उपयोग जो है वो 10 रुपये तक के भुगतान के लिए अभी भी किया जा सकता है, ऐसा RBI का नियम है। 50 पैसे का उपयोग जो है 10 रुपये तक के भुगतान के लिए किया जा सकता है, ठीक। तो आप लोगों को मुद्रास्फीति समझ में आया। अब शुरू करते हैं डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन या मुद्रा संकुचन, तो ये इन्फ्लेशन का ठीक विपरीत होता है। इन्फ्लेशन का विपरीत होता है, ठीक है। तो इसको परिभाषा के रूप में कैसे परिभाषित करेंगे कि जब वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी उत्पन्न होती है तो उसको मुद्रा संकुचन कहते हैं। जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी उत्पन्न होती है तो उसको मुद्रा संकुचन कहते हैं। तो कमी किस कारण उत्पन्न हो सकती है? कमी जब आपूर्ति ज़्यादा हो जाए और मांग कम हो जाए, ठीक, तो मुद्रा संकुचन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया। अब आते हैं डिसइन्फ्लेशन। आप लोगों को ध्यान देना होगा कि हमने इन्फ्लेशन बताया, डिफ्लेशन बताया, यहाँ पे डिफ्लेशन है, यहाँ पे डिसइन्फ्लेशन है, ठीक। तो शुरू करते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन जिसको अस्फीति कहते हैं। तो ये क्या होता है कि ये मुद्रा स्फीति का ही एक भाग होता है, ठीक, ये मुद्रास्फीति का ही भाग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में तो बढ़ोतरी होती है, क्या होता है कि मूल्य में तो बढ़ोतरी होती है लेकिन दर में कमी उत्पन्न होती है। लेकिन क्या होती है? दर में कमी उत्पन्न होती है। जैसे क्या हुआ, माना पिछले साल मुद्रास्फीति 4% की दर से बढ़ रही थी, 4% की दर से बढ़ रही थी, ठीक है। और इस साल क्या हुआ कि दर जो है 3% से बढ़ रही थी। तो दर में तो कमी उत्पन्न हुई, भाई दर में तो कमी उत्पन्न हुई, लेकिन वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में तो बढ़ोतरी उत्पन्न हुई। क्या हुआ कि कोई वस्तु 4% की दर से महंगी हो रही थी,
अब 3% की दर से महंगी हो रही है, तो महंगी तो हो रही है लेकिन उसके दर में केवल कमी उत्पन्न हुई है। तो इसको अन्य भाषा में भी कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति की गति में कमी उत्पन्न होना। क्या कह सकते हैं? मुद्रास्फीति के गति में कमी उत्पन्न होना। जब मुद्रास्फीति की गति में कमी उत्पन्न होती है तो वह डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक, तो हमने आज आपको समझाया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हम शुरू करते हैं। तो अब